कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी इस सभागृह में पधार चुके हैं। समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी पधार चुके हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि इस समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी पधार चुके हैं। हम आप सभी से ये अनुग्रह करेंगे कि आप इस सभागृह में शांति बनाए रखें। मंचासीन सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों को, मुख्य अतिथि को और हमारे आज के अध्यक्ष को, आप सभी मंच पर आसीन हो चुके हैं। जैसा कि हमारी स्वागत सत्कार की जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा है हमारी, हम उस परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये आग्रह करते हैं कि माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। हम अनुरोध करेंगे मुख्य सचिव श्री एंटोनी डिसा साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर के स्वाई साहब से निवेदन करेंगे कि माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री गौरीशंकर बिसेन जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, कृषि विभाग, आपसे यह आग्रह है कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री एंटोनी डिसा साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा से हम ये निवेदन करेंगे कि महाराष्ट्र के पुणे से पधारे भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दिनेश कुलकर्णी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा के पश्चात अब हम कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा साहब से ये निवेदन करेंगे कि वे इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ गुजरा, उस बारे में विचार करें। कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय तथा सभी आदरणीय बंधुओं, इस राष्ट्रीय कार्यशाला में जो विगत 2 दिवस में हुई, इसमें किसान प्रतिनिधियों के साथ ही कृषि क्षेत्र के विचारक, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ, मौसम विज्ञानी, बैंकर्स, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीमा के विशेषज्ञ और मीडिया के साथियों आदि ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं संक्षेप में जो बिंदु चर्चा में आए, उन बिंदुओं को आप सबके सामने रखना चाहूँगा। फसल बीमा योजना के बारे में जो बिंदु सामने आए, उसमें एक मुद्दा यह था कि यह जो भी योजना बने वह सस्टेनेबल बेसिस की होनी चाहिए और उसमें बीमा कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल उस योजना का सार होना चाहिए। यह भी सुझाव आया कि फसल बीमा योजना में इंडेमनिटी का, क्षतिपूर्ति का स्तर इतना कम भी ना हो कि किसान को उत्पादकता घटने पर कोई वाजिब राहत न मिले, तथा इतना अधिक भी न हो कि किसान इनपुट एवं श्रम की बचत इस सोच के साथ कम कर दे कि फसल बीमा का लाभ उसे मिल ही जाएगा।
न्यूनतम गारंटीड आय को कृषि क्षेत्र में लागू करना समय की मांग है तथा इसे संस्थागत ढांचा बनाकर लागू किए जाने की आवश्यकता है। यह इस कार्यशाला में उभरकर सामने आया। फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है और इसके लिए किसानों में इसके प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया। एशिया में छोटे छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा होने के कारण केवल खेत आधारित योजना के स्थान पर क्षेत्र आधारित एवं खेत आधारित का कॉम्बिनेशन अधिकांश देशों में वर्तमान में प्रचलित है। यह भी मुद्दा सामने आया कि लाइव स्टॉक का बीमा किसानों के लिए आवश्यक पहलू है, अतः फसल बीमा के साथ ही किसानों के लिए प्रभावी लाइव स्टॉक बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए। फसल बीमा योजना में बोनी के लिए खेत की तैयारी से लेकर सेल ऑफ प्रोड्यूस होने तक की समस्त प्रक्रियाओं स्तरों के जोखिम को कवर करने वाला होना चाहिए। फसल बीमा योजना में स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन समस्त प्रकार की फसलों पर लागू हो नहीं सकते हैं, इसलिए योजना में बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए जिससे कि किसान अपने लिए उपयुक्त प्रोडक्ट चुन सकें। फसल बीमा योजना अंतर्गत फूड सप्लाई चेन, सोशल सिक्योरिटी तथा इन्वायरमेंटल इश्यूज के सरोकार समाहित होने चाहिए। यदि देश में, यह भी बिंदु सामने आया सर, कि यदि देश में 100% किसान फसल बीमा योजना से जुड़ते हैं तो जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है, वास्तविक प्रीमियम दर है, इसमें 90% तक की गिरावट संभव हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे विशेषज्ञ आए, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों से स्पष्ट हुआ कि विश्व के लगभग समस्त देशों में वास्तविक प्रीमियम दर एक्चुअल प्रीमियम रेट पर 25% से लेकर 80% तक प्रीमियम अनुदान सरकारों द्वारा जमा कराया जाता है। प्रीमियम दरों पर सरकार का अनुदान अलग अलग देशों में अलग अलग है। जहां ऑस्ट्रेलिया में यह 0% है, वहाँ इजराइल में यह 35 से 80% है, जर्मनी में 50%, स्पेन में 50%, जापान में 50%, फ्रांस में 60%, अमेरिका में 70% तथा चीन में 50 से 70% तक राष्ट्रीय अनुदान एक्चुअल प्रीमियम रेट पर दिया जाता है। फिलीपींस में 100% जो है वो एक्चुअल प्रीमियम रेट फिलीपींस की सरकार द्वारा प्रीमियम अनुदान के रूप में दिया जाता है। फसल बीमा योजनाओं का जो पेनिट्रेशन है, तो तीनों योजनाएं हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इनका पेनिट्रेशन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 40% में है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। अरणी किसानों को फसल बीमा योजनाओं को देश में तथा प्रदेश में भी अपनाया नहीं जा सका है। हमें ऐसी योजना बनानी होगी ताकि अग्रणी कृषक इससे जुड़े और इसकी तरफ आकर्षित हों। अग्रणी किसानों को फसल बीमा योजना में जोड़ने के लिए टैब बेस्ड या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस और ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैंकों पर आने वाला भार कम होगा। IT इंटरवेंशन करने से भी फसल बीमा के काम में बैंकों पर भार कम पड़ेगा। यह भी मुद्दा सामने आया सर कि मोदम आधारित फसल बीमा योजना की विफलता का मुख्य कारण ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन AWS तथा ऑटोमेटेड रेन गॉजेस ARG की पर्याप्त संख्या नहीं होना। सॉइल मॉइस्चर सेंसर और सैटेलाइट पिक्चर्स और एरियल पिक्चर्स से अगर इनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए तो फसल की स्थिति तथा फसल की उत्पादकता का आकलन आसानी से किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग के बारे में काफ़ी विस्तार से आज प्रेजेंटेशंस हुए, प्रस्तुतिकरण हुए। इसमें रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, माइक्रोवेव इमेजेस जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हैं, उनमें 1 किलोमीटर के रिजोल्यूशन से लेकर 1 मीटर के रिजोल्यूशन की क्षमता उपलब्ध है। तकनीक उपलब्ध है जिससे हम खेत तक की उत्पादकता तथा फसल क्षति की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मृदा मिट्टी का स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके डाटा को और एग्रोमेट्रोलॉजी को, जो मौसम के आंकड़े हैं, इनको साथ में इस्तेमाल करने से एक्यूरेसी और बढ़ाई जा सकती है। गांव के कैडेस्ट्रल मैप का डिजिटाइजेशन और जियो स्पेशियल लोकेशन उसको किया जाना आवश्यक है ताकि GPS लिंक हो। रिमोट सेंसिंग इमेजरी तथा सॉइल हेल्थ कार्ड के इंटीग्रेशन का एक सुझाव आया, इससे उत्पादकता निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। RISAT-1 से के साथ ही रियल आई सैटेलाइट से जहां 5 दिवस में सैटेलाइट डाटा उपलब्ध होता है, तो इसके कारण से पोस्ट डिजास्टर इवेंट की स्थिति में 5 दिन के अंदर फसल की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। फसल कटाई प्रयोग बड़ी संख्या में करने पड़ते हैं, परिणाम प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। इसलिए CC जो फसल कटाई प्रयोग आंकड़े हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में रखे जाने की आवश्यकता है।
ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की संख्या कम है, कई जगह पर गलत स्थानों पर स्थापित है, कई जगह पर पूरी तरह इंस्टॉल्ड नहीं है और इनसे सभी प्रकार के ट्रिगर्स जो हैं, मेट्रोलॉजिकल ट्रिगर्स नहीं मिल पाते हैं। नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के द्वारा बताया गया कि रियल टाइम में कपास, गेहूं, धान, सरसों की फसल की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। रिमोट सेंसिंग डाटा के आधार पर कम और गुणवत्तापूर्ण फसल कटाई प्रयोग का चयन किया जा सकता है और फील्ड डाटा कलेक्शन मॉड्यूल से एंड्रॉयड फ़ोन के डिजिटल फोटोज भेजे जा सकते हैं और जो गूगल जो जियो स्पेशल इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है NRSC का, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का, उसमें सीधे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ये भी सुझाव आया कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स के कंसल्टेशन का उपयोग करके इस बारे में इसरो से अनुरोध किया जा सकता है और NRSC से MOU किया जा सकता है, जिससे जो यूजेबल क्रॉप एस्टिमेट पैरामीटर्स हैं इनके मॉडल डेवलप किया जा सके और एक्सपर्ट के द्वारा भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन आसानी से संभव हो सके। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के अनेक पैरामीटर शामिल किए जाने चाहिए। अभी चंद पैरामीटर्स हैं जिससे हम फील्ड क्रॉप्स की या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो डैमेज है उसकी स्थिति को पूरी तरह ज्ञात नहीं कर पाते हैं। यह भी सुझाव आया कि मॉडल फार्म कीट्स निकालने के लिए सभी मंडियों का कंप्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है। मल्टी पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस जो अनेक देशों में है, उसमें जहां APR वास्तविक प्रीमियम दर बहुत अधिक होता है, उसके स्थान पर सिंगल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो अनेक देशों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें एक ही प्रकार की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा होती है और इसके कारण से उसका एनुअल एक्चुअल प्रीमियम रेट भी कम होता है। यह भी सुझाव आया कि जलवायु परिवर्तन किसान के कारण नहीं हो रहा, बल्कि अन्य के कृत्यों के कारण जलवायु परिवर्तन होता है और जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो किसान को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल प्रीमियम रेट आते हैं उसमें कम से कम भार किसानों पर पड़े, ये देखा जाना चाहिए। यूरोप के अनुभव के आधार पर सर वहाँ पर सेंट्रलाइज रेट जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है वो बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और कंपटीशन जो है बीमा कंपनियों के बीच में एक्चुअल प्रीमियम रेट के स्थान पर सर्विसेज प्रदान करने पर होता है कि कौन सी बीमा कंपनी उस एक्चुअल प्रीमियम रेट पर क्या सर्विसेज प्रदान करेगी। यह भी सुझाव आया कि परंपरागत खेती में सामान्यतः प्रति हेक्टेयर वास्तविक प्रीमियम दरें यदि सामान्य उत्पादकता के आधार पर जो फसल की उत्पादन है उसकी कीमत को अंदाज़ा लगाया जाए तो एक्चुअल प्रीमियम रेट 14 रुपये से 1600 रुपये प्रति हेक्टेयर आता है, जो बहुत अधिक है। यूरोप के अधिकांश देशों में तकनीकों के इस्तेमाल से दावों का और पे आउट का फसल नुकसानी के केवल 40 से 60 दिनों में भुगतान कर दिया जाता है। अमेरिका में 19 प्राइवेट कंपनियां फसल बीमा में कार्यरत हैं, जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट बैंक द्वारा रिस्क मैनेजमेंट एजेंसी की तरह गवर्न किया जाता है। प्रीमियम दरें सरकार द्वारा नियत की जाती हैं तथा बीमा कंपनियां मुक्त दरों पर अपनी सर्विसेज बेचती हैं। दक्षिण अमेरिका में कई छोटे किसान आय जोखिम की बीमा योजनाओं की जगह कम APR वाली बड़े जोखिम की बीमा योजनाएं कैटास्ट्रोफी इंश्योरेंस को अपनाते हैं। फिलीपींस में सर 100% प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है और बीमा योजना का क्रियान्वयन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। थाईलैंड में सर धान के लिए सरकार द्वारा थाई राइस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के साथ साथ PPP मोड पर नॉमिनल प्रीमियम पर टॉपअप पे आउट की तर्ज पर फसल बीमा योजना बनाने पर देश में विचार किया जा सकता है, ये सुझाव आया। चीन में बताया गया सरकार प्रीमियम तय करती है और ये भी तय करती है कि कौन किसान क्या बोएगा और चीन की सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्राइवेट बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं। जापान में फसल बीमा पूर्णतः सरकारी तौर पर किया जाता है। निजी बीमा कंपनियों की सहभागिता विगत 3 वर्षों से प्रारंभ की गई है। ऑस्ट्रेलिया में सर पूरा का पूरा बीमा का कार्य फसल बीमा का प्राइवेट बीमा कंपनियां ही करती हैं, सरकार कोई इसमें काम नहीं करती है। कोई भी फसल बीमा योजना ऐसी नहीं बन सकती जिसमें दावा और पे आउट बीमा कंपनी द्वारा कुल जमा प्रीमियम का 80% से अधिक हो। अगर इससे अधिक होगा तो बीमा कंपनियां जो है उनकी हिस्सेदारी कम होगी। क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए ये भी एक सुझाव आया सर कि फसल कटाई प्रयोग अथवा रिमोट सेंसिंग तकनीक से ज़्यादा प्रभावी कम्युनिटी बेस्ड एवेल्युएशन हो सकता है। समाज समुदाय के सबरांत नागरिकों के ग्रामवार समूहों को यह काम सौंपा जा सकता है। चीन, जापान आदि देशों में जब स्थानीय ग्रासरूट संस्थाओं के क्रॉप यील्ड लॉस और फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ डैमेज के लिए अधिकृत किया गया है जापान और चीन में, तो हमारे देश में संविधान द्वारा गठित स्वायत्त शासित ग्राम पंचायतों को इस काम से अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव था।
जीपीएस लॉक एंड्रॉइड फोन और हैंडहेल्ड डिवाइसेस से डिजिटल फोटोग्राफ से कॉपी की जा सकती है। री इंश्योरेंस कॉर्पोरेट फंड के बारे में और स्टैंडर्ड री इंश्योरेंस एग्रीमेंट के बारे में सुझाव आए। इजराइल के कनान का एग्जाम्पल दिया गया, जहां राज्य सरकार तथा मंडी बोर्ड के बीच में 50-50% की सहभागिता से संस्था गठित की गई है, जो मल्टी पैनल क्रॉप इंश्योरेंस और नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से बीमा कंपनी से क्रय करती है और बीमा किसानों को फुल कवरेज की स्कीम प्रदान करती है। राज्यों के भू विनिगमों को कंप्यूटरीकरण करने के साथ ही ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन वॉच की स्थापना और जीपीएस लॉक डिजिटल फोटोग्राफ्स के लिए एंड्रॉयड फोन की फील्ड फंक्शनलिटीज में उपलब्धता के साथ ही यह भी कहा गया कि मंडियों में कंप्यूटराइजेशन आधारभूत संरचना खड़ी की जाए तथा ईल्ड लॉस की गणना तथा रेवेन्यू लॉस की गणना में मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल जॉइंट सर्वे टीम्स के साथ किया जाए। तो महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सुझाव जो है कार्यशाला में है। इसके अलावा काफ़ी विस्तार से अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मैंने केवल कुछ चंद बिंदु माननीय महोदयगण के समक्ष रखे हैं, जिनके आधार पर हम भविष्य में अपने बीमा योजना के गठन पर विचार करना चाहेंगे। धन्यवाद।